बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टारगेट 7 के साथ मैं हूँ एतजाज़ नक़ी और मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कि जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर इजलास जारी है। इस पर हम बातचीत करेंगे कि उसके बाद क्या लाया अमल, अगर इसी दौरान आ जाता है तो उस पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम जिक्र करेंगे महंगाई का। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने महंगाई में इजाफे के हवाले से कुछ पहले जिक्र किया था और हमारे इदारे शुमारियात ने भी उसका जिक्र किया था। उसका हमने अपने गुज़िश्ता कुछ प्रोग्राम्स में जिक्र किया। अब नई मॉनिटरी पॉलिसी जो सामने आई है उसमें शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया गया है, तो उसके बाद उसके क्या असरात मुरतब होंगे एक आम आदमी की ज़िंदगी पर, एक तो इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ साथ फवाद चौधरी साहब ने जिक्र किया है कि जो राशन प्रोग्राम है मौजूदा हुकूमत का, उस पर तकरीबन 2 करोड़ ख़ानदान जो हैं वो उससे मुस्तफ़ीद होंगे। आज उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है, तो उस पर भी बात करेंगे किस चीज़ पर कितनी सब्सिडी किस हद तक कितने टाइम पीरियड के लिए दी जा रही है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि सिंध में MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आमने सामने हैं। गुज़िश्ता रोज़ से ही बयानात और तल्ख़ बयानात का सिलसिला जारी है और तनकीद के निश्तर एक दूसरे पर बरसाए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ गवादर का हमने पहले भी जिक्र किया, आज भी बात करेंगे कि उनके मुतालबात अभी तक तस्लीम नहीं किए गए, मामलात हल नहीं हुए और एहतजाज का दायरा कार वहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है। शातरीन साहब, सबसे पहले तो वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर इजलास जारी है और आपको पता है ये इजलास जो आगे 19 दिसंबर को OIC का इजलास होना है, उसमें भी ज़ाहिर अफ़गानिस्तान मेन फोकस होगा। उससे पहले वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग भी दी जा रही है और अफ़गानिस्तान की सूरत हाल पर मुशावरत भी की जा रही है कि हमारी क्या उस पर आइंदा की पॉलिसी होगी। तो क्या समझते हैं इस इजलास के हवाले से? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इजलास बहुत अहम था। इसमें सारी हमारी अस्करी क़यादत भी मौजूद थी, फ़ॉरेन ऑफिस के लोग भी मौजूद थे, इसमें मिनिस्टर भी मौजूद थे, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी मौजूद थे। सवाल ये है कि अब अफ़गानिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसको हम कैसे हैंडल करें। देखिए, अफ़गानिस्तान में तालिबान आ गए, उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, सारा कंट्रोल कर लिया, ये हो गया। अब अमेरिका ने उनके सारे अकाउंट सीज़ कर दिए हैं, उनको माली इमदाद नहीं मिल रही। अब वो रोज़मर्रा के मामला कैसे चलाएँ? देखिए, अगर आपके पास पैसे ना हो तो आप घर नहीं चला सकते, तो वो मुल्क कैसे चलाएंगे तालिबान? वो बहुत परेशान है, वहाँ सूरत हाल ख़राब हो सकती है। पाकिस्तान को ये ख़दशा है कि इस मुआशी बहरान की वजह से अफ़गानिस्तान फिर कोई और ऐसे मसाइल का शिकार ना हो जाए जिसकी वजह से पहले अफ़गानिस्तान को और पाकिस्तान को बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी है। वो ये चाहते हैं कि अब तालिबान आ गए हैं तो उनको ये राइट दिया जाए कि वो उनका मुल्क है, वो उनके अवाम अगर उनको पसंद करते हैं वो वहाँ हुकूमत करें, लेकिन आलमी बिरादरी जो है वो उनकी हमायत करे ताकि वो इस क्राइसिस से निकलें। देखें, अभी हम आलमी बिरादरी की तरफ देख रहे हैं और उसके साथ साथ OIC का जैसे आपने बताया इजलास है। हम चाहते हैं कि हमारे मुसलमान ममालिक जो हैं वो भी आएँ और इसका कोई हल तलाश करें। वैसे मैं आपको ये बताऊँ, ये OIC जो है ये एक डिबेटिंग क्लब है, इसके अलावा और कुछ नहीं। OIC पर हमारे 2-4 अरब दोस्त जो हैं जिनका मतलब असर रसूख है वो उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाते हैं, उसमें कोई और उनकी मर्ज़ी के बगैर बात नहीं हो सकती। OIC एक ऐसी तंजीम है जो अपने मसाइल नहीं हल कर सकी। अरबों के दरमियान जो मामलात हैं वो नहीं हल हो रहा है और टॉप लीडरशिप में बैठी हो तो मसाइल हल नहीं होते। ये तो वज़ीर ख़ारिजा लेवल का, तो ये जो है ये गपशप के लिए है और कुछ नहीं है। हाँ, अगर अमेरिकन ये जो है वो कहते हैं कुछ हमारे अरब दोस्तों को तो वो फिर हमें भी पैसे दे देते हैं और अफ़गानिस्तान को भी दे देंगे, वरना वो बिल्कुल नहीं देंगे। और हमारे जो अरब दोस्त हैं जो जिनका असर है OIC पर, उनको वो अमेरिका की आग की गर्मी देखते हैं कि अमेरिकन क्या चाहते हैं। इस वक्त अमेरिकन जो है वो तालिबान से किसी किस्म के मामला कोई नहीं करना चाहता, उनकी इमदाद नहीं करना चाहता। अब इस बात को भी एक देखें, दुनिया जो है वो इस बात को एक हद तक देखेगी। अगर ये ऐसा ना हो सका तो आप देखिएगा, फिर इस पर हम एक प्रोग्राम भी करेंगे। अब देखिएगा कि चाइना जो है वो दरमियान में आएगा और चाइना जो है वो तालिबान की फिर हमायत करेगा और अमेरिका ये कोशिश करेगा। ये अमेरिका अभी तक जो कुछ चाइना के ख़िलाफ़ कर रहा है वो इसी वजह से कर रहा है कि चाइना जो है वो उनसे कोई मुआहदा ना करे और उनको किसी किस्म की इमदाद ना दे, क्योंकि अमेरिकन पाबंदियों के बावजूद चाइना ने ईरान से मुआहदा किया और बहुत बड़ी सरमायाकारी वहाँ की। ठीक है जी, और
खित्ते के ममालिक के साथ वो कर रहा है। कोई किसी किस्म की परवाह नहीं की अमेरिकन पाबंदियों की। इसी तरह वो देख रहा है, जो वहाँ की लीडरशिप है, बहुत विजनरी लीडरशिप है चाइना की, वो देख रही है सूरत हाल को, और मुझे ऐसे लग रहा है कि अगर दुनिया से कहीं उनको कोई इमदाद ना मिली तो फिर शायद उनका ताल्लुक और उनका राब्ता जो है वो चाइना से हो, और चाइना फिर उनसे कोई मुआहदा करके उनको इस मुआशी बहरान से निकाले। अच्छा, जिसको रोकने के लिए अमेरिका ने मुख्तलिफ इकदाम शुरू कर दिए। अच्छा, अब ये तो बल्कि उन्होंने इनकार कर दिया, उन्होंने कहा हम आपके कोई असासे बाल नहीं कर रहे, उनके जो 2-3 बार रिक्वेस्ट कर चुकी है तालिबान। लेकिन हमारी पॉलिसी जातरीन साहब के एक तो बयानात हैं जो हमारे वज़ीर आज़म देते हैं, और जैसे अक्सर हम यहाँ डिस्कस भी करते हैं कि बयानात अलग मामला है लेकिन पॉलिसी एक हतमी बात होती है। हमारी पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान अब क्या होगी? एक तो ज़ाहिर है इस पर भी तनकीद की जाती रही है कि हम दुनिया को कह रहे हैं, क्या हम कोई वकालत कर रहे हैं कि उनको तस्लीम करें? एक है उनकी हुकूमत तस्लीम करने का मामला, और एक है उमूर मुमलिकत चलाने का मामला। तो क्या हम उमूर मुमलिकत चलाने की हद तक दुनिया को कह रहे हैं? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, जो अमूर मुमलिकत है वो तो हमने तालिबान पे छोड़ दी है, और हमें छोड़ भी देना चाहिए। ठीक है, तालिबान जिस तरह चाहें, वहाँ के लोग जिस तरह चाहें, जो कानून चाहें और जिस तरह का अमल दरामद चाहें वो करें। हुकूमत की जो जितनी भी हिकमत अमली है या उनका जो भी उनके पास प्लान है, मंसूबा है, वो ख़ुद करें। हम तो उसमें मुदाखलत नहीं कर रही है और ना हमें करनी चाहिए। हम ये चाहते हैं कि मुआशी बहरान जो है वहाँ कोई और शक्ल अख्तियार ना कर जाए, फिर वारलाट मैदान में आ जाएंगे, फिर वारलाट जब आएंगे तो मुल्क खाना जंगी की तरफ चला जाएगा। खाना जंगी की तरफ जाएगा तो सिर्फ फिर पाकिस्तान नहीं, खित्ते के दीगर ममालिक भी मुतासर होंगे। हमारी कोशिश ये है कि पुरअमन अफ़गानिस्तान जो है वो पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है, खित्ते के लिए भी बेहतर है। तो पुरअमन अफ़गानिस्तान के लिए ज़रूरी है कि उनको कोई इमदाद दी जाए, उनके फ़ंड्स बहाल किए जाएँ ताकि वो अपने मामलात ज़िंदगी चलाएँ। अगर ये ऐसा नहीं होगा, जब मुआशी बहरान हो जाएगा तो वारलाट्स वहाँ आ जाएंगे, तो वहाँ फिर तसादम की सूरत हाल है, जंग की है, माहौल सूरत हाल ख़राब हो जाएगी और वहाँ मामलात बहुत ख़राब हो जाएंगे, जिससे बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाएंगे। हम दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि दुनिया आए और अफ़गानिस्तान में जो है सरमायाकारी करे, अफ़गानिस्तान की कोई इमदाद करे ताकि वहाँ कोई क्राइसिस पैदा ना हो। ठीक है। अच्छा, अब इसमें हम पर जो तनकीद की जाती है, जब हम ये बात करते हैं, हमारी हुकूमत ये बात करती है, तो दुनिया भर में ज़ाहिर है इंडिया का एक बड़ा प्रोपेगेंडा नेटवर्क है, वो हमारे खिलाफ भी बात करता है, दीगर ममालिक भी, कि हम तालिबान की कहीं हिमायत कर रहे हैं। चूँकि मुज़ाकरात की बात हमारी हुकूमत की जानिब से बयानात हमारे पाकिस्तानी तालिबान के हवाले से भी सामने आई थी। तो ये जो तनकीद की जा रही है, इसको काउंटर कैसे किया जाएगा? ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि इंडिया का जो प्रोपेगेंडा है वो बहुत ज़्यादा है हमारे खिलाफ। बदकिस्मती से हम इंडियन प्रोपेगेंडे का जो है वो तोड़ नहीं कर सके। इंडिया में कोई छोटा सा भी वाक़या होता है वो उसकी उंगलियां पाकिस्तान की तरफ आ जाती हैं। कश्मीर में वो जितने जुल्म करता है, हम दुनिया भर में ये बात करते हैं, लेकिन दुनिया हमारी बात पे कोई ध्यान नहीं देती, हमारी तरफ तवज्जो नहीं देती। हमें अपनी पॉलिसियों पे गौर करना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि दुनिया हमारी पॉलिसियों पर नज़रअंदाज कर रही है, दुनिया हमारे मसाइल नहीं सुन रही, दुनिया हमारी बात नहीं सुन रही। इसमें तो कोई अब दो राय नहीं है कि 5 अगस्त को जो मोदी ने मकबूजा कश्मीर पर जो आर्टिकल 2 ख़त्म किए, सिवाय ईरान की और एक आधे और मुल्क ने, किसी ने हमारा साथ दिया। ईरान हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहा है, बाकी तो कोई नहीं है। और ईरानी लीडरशिप, ईरानी कौम एक ऐसी कौम है जो हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ी होती है। सही। लेकिन बाकी अरब ममालिक जिनके लिए हम दिन रात मरने के लिए तैयार रहते हैं, उन्होंने हमें तो बिल्कुल नहीं कुछ लिफ्ट कराई, बल्कि उन्होंने तो मोदी को रेड कारपेट पर इस्तकबालियत दी उन दिनों में। बिल्कुल ऐसा। तो हमें अपनी पॉलिसियों पे देखना चाहिए। हमें ये जो दुनिया भर में हमारी बात नहीं मानी जाती, हमें अब वक्त आ गया है कि अपनी पॉलिसियों पे नज़रसानी करनी चाहिए। वो पॉलिसियाँ और वो पॉलिसियाँ जो ज़िया-उल हक के ज़माने में शुरू हुई थी इस मुल्क में, उन पर नज़रसानी करके अब उनको कोई तब्दील करना चाहिए, जैसे दुनिया को ये पता चले कि हम पाकिस्तान को एक तरक्की पसंद, रोशन ख्याल मुआशरा और मुल्क बनाने जा रहे हैं। अच्छा, इसके साथ ये तो मामला हुआ, यकीनी तौर पर हमें यह किरदार अदा करना चाहिए। ज़रा अपनी आवाम की भी बात कर लें सैयद तरीन साहब। हमारे यहाँ आपको पता है फवाद चौधरी साहब ने आज गुफ्तगू की है, उन्होंने कहा जनाब राशन प्रोग्राम हम शुरू कर रहे हैं और आम आदमी को फ़ायदा होगा। आपको बहुत शिकायत रहती है मौजूदा हुकूमत से कि जनाब आम आदमी के लिए कुछ नहीं किया जा रहा, और यकीनन आवाम भी उसमें एहतजाज कर रहे हैं। अब ये जो राशन प्रोग्राम शुरू होगा, आपने हवाला दिया था भुट्टो साहब के ज़माने में भी शुरू हुआ था, और उससे 2 करोड़ ख़ानदानों को आटा दाल घी पर 30% रियायत दी जाएगी। तो ये एक अच्छा इकदाम है। देखें, मैं आपको अर्ज़
अर्ज़ करूं, इसका क्राइटेरिया क्या होगा, लोगों को किस तरह पता चलेगा कि मैं और आप इकट्ठे मार्केट में जाते हैं, ये किस तरह पता चलेगा कि जी ये राशन कार्ड इनके पास है। जो राशन कार्ड तो बन जाएंगे, वो तो कोई मसला नहीं। हमारे मुल्क में तो शनाख्ती कार्ड लोगों के बने रहते हैं। कितने शनाख्ती कार्ड चौधरी निसार अली खान ने बंद किए, अभी इस हुकूमत ने बहुत सारे जो है वो किए हुए हैं। तो ये क्राइटेरिया कैसे होगा कि ये हकदार है और इसी को मिलना चाहिए? वो तो एहसास प्रोग्राम का क्राइटेरिया होगा ना, जो उन्होंने रखा हुआ है। देखिए, बात यह है कि मोबाइल पे इतनी बात की है तो वो इस्तेहकाक नहीं रखता, कम किसी ने बात की है तो वो इस्तेहकाक रखता है, ये क्राइटेरिया है ना। देखें, बात यह है कि ये मोबाइल जो है ये सब लोगों की ज़रूरत, चाहे कोई गरीब आदमी हो चाहे कोई अमीर आदमी हो। अब इन्होंने तो ये भी कह दिया था कि जिसके घर जो है वो फ्रिज हो वो उसको भी नहीं मिलेगा, और जिसके घर जनाब को पानी का वो एयर कूलर लगाओ तो उसको भी नहीं मिलेगा। सही, ये इस तरह तो नहीं मामला चलते हैं। चले महंगाई पे थोड़ा मजीद भी बात करते हैं। स्टेट बैंक ने उधर से मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद बढ़ा दी, इधर से राशन प्रोग्राम शुरू हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है, इस पे बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं महंगाई पे, और इसके हवाले से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया उसमें कहा जा रहा है कि उसमें जो शरह सूद में इजाफा किया गया वो 20 माह की बुलंद तरीन सतह पर है, और इसके साथ ही महंगाई की जो इन्फ्लेशन रेट है उसका भी कहा गया कि 9 से 11% रहेगी। तो ये कितना प्रैक्टिकल होगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद है मुआशी तज्जियाकार शहरोज़ खान लोधी साहब। बहुत शुक्रिया शहरोज़ वक्त देने का। आपसे हम ये जानना चाहेंगे, स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी यकीनन आपने डिटेल पढ़ी होगी, उसके बाद इसको जोड़ा जा रहा है जब हम इन्फ्लेशन रेट से, तो ये कहा जा रहा है कि 9 से 11% के दरमियान रहेगी। क्या ये प्रैक्टिकल फिगर्स हैं? देखिए, बेसिकली अभी हमने जो इंटरेस्ट रेट देखा था तो इसी महीने में 1.5% के इजाफे के साथ कोई अपना 150 बेसिस पॉइंट के साथ पहले भी ऑलरेडी 8.75% पर आ चुका था। और फिर उसके बाद फिर हमने ये देखा कि जो टी बिल्स की जब नीलामी हुई और जो हुकूमत ने बैंकों से कर्जे लिए, तो उसके जब हमने देखा कि 6 माह के जो टी बिल्स के जो रेट थे वो 11.5% थे, जो पहले नीलामी के मुकाबले में 30% से ज़्यादा थे। मतलब आपकी जो सेकेंडरी मार्केट थी और जो आपका इंटरेस्ट रेट में जो डिफरेंस था वो तकरीबन 2 से 2.5% था। तो मार्केट यही एक्सपेक्ट कर रही थी कि ये कोई आपका 1 से 2% और बढ़ेगा। तो स्टेट बैंक ने इसको 100 बेसिस पॉइंट से बढ़ा के इसको 1% बढ़ा के 9.75% पे लेकर आ गए। ऑब्वियसली ये 20 मंथ का हाईएस्ट रेट है, और लेकिन इसको मार्केट ने एक्सेप्ट किया, और क्योंकि जो आपका इन्फ्लेशन रेट था वो डबल डिजिट में आ गया है। ऑब्वियसली जब भी आप अपना इन्फ्लेशन अपना इंटरेस्ट रेट को जब आप बढ़ाते हैं तो एग्रीगेट डिमांड, आपका मकसद होता है कि आप एग्रीगेट डिमांड को कर्टेल करें, उसको कम करें। इसी वजह से आप अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। ये इकोनॉमी के लिए कोई बेहतर अंदाज नहीं होता, ये कोई एक बेहतर चीज़ नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो आप डिमांड तो अपनी कर्टेल कर लेते हैं किसी तरीके से, बट इसका दूसरा साइड इफेक्ट ये हो जाता है कि जो नई इंडस्ट्री होती है, कोई नई चीज़ आपकी सनत लगने जारी होती है, तो उसको मुश्किलात का सामना पेश करना आता है, क्योंकि वो लोन्स उठाते हैं मार्केट से, तो उनको लोन्स अवेलेबल नहीं होते हैं। अगर होते भी हैं तो उसकी डेट टू इंटरेस्ट जो रेशियो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ जो आपकी करंट गवर्नमेंट है, ऑब्वियसली उनके पास भी इतना खासा रेवेन्यू नहीं है, इतना खासी रकम नहीं है कि वो मुल्क को चला सके। तो ऑब्वियसली वो भी अपने डिफरेंट चीज़ों के लिए, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए अपना जो पैसा होता है वो कमर्शियल बैंक से उठा रहे होते हैं। तो उनको भी ऑब्वियसली फिर हायर रेट पे, हायर इंटरेस्ट रेट पे, जैसे अभी हमने देखा जब टी बिल्स की जब नीलामी हुई तो उसमें भी हायर इंटरेस्ट रेट पे उनको लोन मिला। और इसी तरीके से फिर जब वो लोग वहाँ से कमर्शियल बैंक से उठता है तो फिर जो दूसरे जो लोग होते हैं, जैसे मैंने आपको कंपनीज का जिक्र किया, तो उनको भी फिर हम देखते हैं कि बहुत उनके पास इतना स्पेस नहीं होता लोन के लिए कि उनको भी मिल सके। इसके साथ साथ फिर हम दूसरी चीज़ ये देख रहे हैं कि दूसरा जो इम्पैक्ट आ रहा है इस इंटरेस्ट रेट का डिमांड को कर्टेल करने के लिए। तो देखें, डिमांड तो आप अपनी डिमांड ग्रोथ को तो ऑब्वियसली रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं अपनी टाइटनिंग मॉनेटरी पॉलिसी से, लेकिन इसमें 3 चीज़ें हैं। एक तो आपकी जो इम्पोर्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, उसके साथ साथ दूसरी चीज़ ये है कि आप जो डिवैल्यूएशन है, आपकी जो रुपी पैरिटी है वो बहुत ज़्यादा, आपका जो रुपी की जो कदर है वो बहुत ज़्यादा घट रही है। इसके साथ साथ तीसरी जो चीज़ है आपका करंट अकाउंट डेफिसिट वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अच्छा, ये बताइएगा कि इंपोर्ट बिल को कैसे कम किया जाए, और क्या IMF के फ्रेमवर्क में रहते हुए ये जो आम गरीब आदमी मेहनत कश है उसको कोई रिलीफ दे पाएगी हुकूमत? देखें, बदकिस्मती के साथ हम एक इम्पोर्टेड कंट्री है, तो
तो इंपोर्ट बिल भी अगर हम देखें कि जो हमारे पिछले 5 महीनों में जो 32.8 अरब डॉलर की जो हमने इंपोर्ट करी है, अगर हम उसका कॉम्पोजिट पे भी अगर हम नजर डालें तो 9.8 अरब डॉलर की इंपोर्ट हमारे एनर्जी प्रोडक्ट्स की है। फिर 9.8 अरब डॉलर का रॉ मटेरियल हमने इंपोर्ट किया हुआ है। 9.4 अरब डॉलर का एनर्जी इंपोर्ट है। कैपिटल गुड्स की 5 अरब डॉलर की इंपोर्ट है, जिसमें फूड की अगर हम इंपोर्ट देखें तो वो 4 अरब डॉलर है। रही कंज्यूमर गुड्स की और थोड़ी बहुत की दूसरी चीजों की तो वो 2 अरब डॉलर है। तो इसमें अगर हम ज्यादा से ज्यादा अगर इम्पैक्ट करना चाहें अपने इंपोर्ट के ऊपर, तो वो ज्यादा से ज्यादा हम कंज्यूमर गुड्स के ऊपर और फूड्स के ऊपर इम्पैक्ट कर सकते हैं और उसके ऊपर टैरिफ बढ़ा के इस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। बट रही बात ऑयल की, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, तो वो तो हमारी नेसेसिटीज है। आपका कोई प्रोडक्ट होता है तो उसमें ऑयल तकरीबन 25% आपका कंट्रीब्यूशन दे रहा होता है किसी भी चीज का, तो वो तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज अच्छी ये हो रही है कि जब से नई वेव स्टार्ट हुई है कोरोना की, तो उसमें फिर ये हुआ है कि जो आपके डिफरेंट वर्ल्ड पावर्स थे, जिसमें चाइना भी है, जिसमें यूएसए भी है, तो उन्होंने ये किया कि जो उनके स्ट्रेटेजिक रिजर्व थे ऑयल के, तो उन्होंने मार्केट में उनकी सप्लाई बहाल की, जिससे हमें देखने को ये मिला कि जो आपकी ऑयल प्राइसेस थी वो बहुत ज्यादा ग्रेजुअली डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई। तो ऑब्वियसली हम जब अपना क्रूड ऑयल 80% में इंपोर्ट कर रहे होते हैं, तो जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो इसमें ऑब्वियसली हमारे को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा कि जब हम ऑयल अपना इंपोर्ट करेंगे और कम कीमतों पे इंपोर्ट करेंगे, तो इसका जो इम्पैक्ट होगा वो ऑब्वियसली हमारी मार्केट के ऊपर आएगा। हमारी वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट तो हो सकता है। देख सकते हैं कि चीजें हमारी सस्ती होने को हमें देखने। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहरोज़ खान लोधी साहब, अपना कीमती वक्त और हमसे गुफ्तगू की। अब ये ज़ाहिर है मुआशी तज्ज़ियाकार हैं, उन्होंने अपना एक इन डिटेल हमें बताया है कि क्या सूरत हाल बन सकती है, किन किन चीज़ों पे इम्पैक्ट आ सकता है। इंपोर्ट हमारी ज़ाहिर है फिर वो बढ़ेगी। एक्सपोर्ट की बार बार वज़ीर आज़म बात करते हैं कि जनाब हमें अपने एक्सपोर्ट लेवल बढ़ाना चाहिए। तो ज़ाहिर है जब इस तरह की पॉलिसीज़ आएंगी, जिस तरह की शरह सूद में इजाफा कर दिया गया, तो क्या ये मुमकिन है? यानी दो मुतज़ाद पॉलिसियाँ साथ साथ तो नहीं चल सकती। जब शरह सूद बढ़ेगी, महंगाई आएगी, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए आप राशन कार्ड की बात करते हैं। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, राशन कार्ड से मसाइल हल नहीं होंगे। देखें, कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनके घर में वो सहूलियात मौजूद हैं जो असास प्रोग्राम के तहत वो राशन कार्ड की सब्सिडी में नहीं आते, लेकिन उनकी क़ुव्वत ख़रीद नहीं है। तो हमें ये राशन कार्ड से नहीं चलेगा मामला। ये पूरी आवाम के लिए, पूरे मुल्क के लिए हमें जो है वो ऐसे माहौल पैदा करना होगा कि उनकी क़ुव्वत ख़रीद को बढ़ाना होगा, ताकि हर आदमी जो है वो ख़ुद ख़रीद सके। ये सब्सिडी आप कितनी आबादी को देंगे? 22 करोड़ से ज़्यादा आबादी का मेरे ख्याल में फवाद चौधरी साहब से ना पूछ लें, वो बता रहे हैं। आज उन्होंने बाकायदा अनाउंसमेंट की है और बड़े सीना चौड़ा करके उन्होंने बताया। तो एक राशन प्रोग्राम अगर कोई फ़ायदा दे सकता है तो चलें वो देखते हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने डिटेल में बताया है। फवाद चौधरी आपका सुनाइएगा जी, क्या कहा है? अगर आप 20-20 साल कीमतों में इजाफे ही नहीं करेंगे, वो इंडस्ट्री आपकी बैठ जाएगी। दवाइयाँ मिलती नहीं हैं, उसके ऊपर एक बिल्कुल फजूल एक मुहिम बना दी जाती है कि ये कीमत में इजाफा हो गया। आप देखें ना, अगर 3 रुपये कीमत है 7 रुपये हो गई तो क्या क़यामत आ गई? बताएं जी, क्या क़यामत आ गई सजाद तरीन साहब? अगर 3 रुपए की चीज़ 7 रुपए की हो गई, फवाद चौधरी साहब ये बता रहे हैं। देखें, बात यह, इन्होंने कहा कि 20-20 साल जो चीज़ें कीमतें जो हैं वो नहीं बढ़ती और नहीं होती। मैं गया था 91 में हज करने के लिए, तो वहाँ जो टिन पैक है वो उस वक्त 1 रियाल का मिल रहा था, और जब मैं 2009 में गया दोबारा हज करने के लिए तो वो 1 रुपए का था। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि 1 रियाल का वहाँ जी 1 रियाल का। तो अब आप बताएं कि कितना अरसा है कीमत नहीं बढ़ी थी उनकी। अब बढ़ गई हो तो पता नहीं, उस वक्त कीमत नहीं बढ़ी थी। या आप अंदाज़ा कर लें, ये जो 20-20 साल की बात कर रहे हैं, कौन सी ऐसी हुकूमत आई है, को नुकसान नहीं हुआ, इतने अरसे में नहीं बढ़ी? जी, कौन सी हुकूमत ऐसी है जिसने चीज़ें नहीं बढ़ाई? हर हुकूमत ने बढ़ाई हैं, लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी हैं। ये जो कहना है ना, कौन सी क़यामत आएगी, क़यामत नहीं आएगी। लेकिन गरीब आदमी जो है, जिसके हाथ में कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता हुकूमत का, लेकिन उसके हाथ में वोट की पर्ची है, वोट की ताकत वो अपने पास रखता है। फिर वही कुछ होगा जो कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में इनके साथ हुआ, इनके साथ फिर वही होगा। यानी क़यामत अभी तो इनके लिए नहीं आई ना, जिनके घरों पे क़यामत टूटी हुई है, जिनके घर नहीं चल रहे। अवाम जो है उनके हाथ में वोट की पर्ची है।
NA 133 लाहौर में जो इनका कैंडिडेट खुद भागा और ख़ुद उसने ये सारा प्लान करके कागज़ अपने रिजेक्ट कराए। क्यों कराए? उसको पता था कि अवाम ने वोट नहीं देना। ये फिर क़यामत नहीं आती, लेकिन गरीब आदमी, मज़दूर आदमी, मेहनत कश आदमी वो अपनी ताकत की पर्ची संभाल के रखता है और जब उसको मौका मिलता है वो फिर उस दिन इंतकाम लेता है। लेकिन तो फिर चौधरी साहब को ये पता चल जाएगा कि फिर क्या हुआ 20-20 साल की क़यामत किसे कहते हैं। लेकिन इसके साथ साथ देखिए पंजाब में तो हम ये देख रहे हैं KPK में तो लोग PTI को ज्वाइन कर रहे हैं। अभी वो ANP के आपको पता है कि एक बड़ी मारूफ शख्सियत है, उन्होंने ज्वाइन किया है। तो दूसरी जानिब ये भी चल रहा है ना, मतलब अगर ये सूरत हाल है तो पंजाब में तो KPK में इसके बरक्स है। इस पर थोड़ा मैं कमेंट चाहूँगा, आगे मुझे ब्रेक की तरफ कहा जा रहा है और फिर इस पर भी बात करते हैं कि ये राशन प्रोग्राम जो है वो कितना रिलीफ देगा एक आम आदमी को, और ना सिर्फ ये जो आगे सियासत हो रही है अवामी इशूज़ पर उसका भी जिक्र करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात करेंगे, एक जानिब महंगाई की ये सूरत हाल है कि एक आम आदमी परेशान है, हुकूमत ऐलानात कर रही है मगर उसके असरात आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रहे। उसके साथ साथ सियासत जो इस वक्त चल रही है उसका रुख ही कहीं और है। ज़ातरी साहब आपको पता है MQM पीपल्स पार्टी ये जिस तरह से आमने सामने है, कराची में बात की जा रही है बैनात की हद तक जनाब अवामी इशूज़ की। MQM कहती है यहाँ की आवाम परेशान है, पीपल्स पार्टी कहती है अवामी इशू पर बात नहीं कर रहे, और मामला जो है वो बल्दियाती इंतखाबात का है, बल्दियाती कानून का है। सईद गनी साहब ने कहा कि हम कराची में अब खून की होली नहीं खेलने देंगे। आमिर खान साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को उन्होंने मुखातिब किया है और उन्होंने कहा है बिलावल साहब आपकी इतनी उम्र नहीं है जितनी हमने जेलें काटी हैं, आप इस तरह की बातें ना करें। तो ये जो सियासत चल रही है इसका क्या आगे होने जा रहा है? अच्छा, ये जो बयानात है ना इस तरह की आपकी इतनी उम्र नहीं है और हमने जो है इतनी जेलें काटी हैं, ये इस तरह के बयानात सियासत में लोग देते रहते हैं। एक दफ़ा महमूद खान अचकज़ई ने असम्बली में खड़े होकर कहा था कि अताउल्ला खान, सरदार अताउल्ला खान मैंगल की कद जो है वो पाकिस्तान से बड़ा है। तो वो पाकिस्तान 1947 में बना है, तो वो यकीनन पहले पैदा हुए होंगे, तो वो बड़े वो हैं पाकिस्तान से उम्र में। ये इस तरह के बयानात चलते रहते हैं। अच्छा, अब सूरत हाल क्या है? MQM इतना गुस्से में क्यों है? ठीक है, इसका आप ज़रा जायज़ा लें। असल में जो MQM के बहुत सारे हमदर्द हैं जो कैमरे पे बात नहीं करते और वैसे वो ऑफ कैमरा गुफ्तगू करते हैं, तो मैंने उनसे ये पूछा, मैंने कहा पीपल्स पार्टी के साथ तो आप 88 में भी रहे, उसके बाद 2007-8 वाली हुकूमत जो पीपल्स पार्टी की थी उसमें भी साथ थे और रहमान मलिक साहब जाते थे ब्रीफ केस लेके अल्ताफ़ भाई के पास और फिर मामला तय हो जाया करते थे। अब क्या हुआ है? असल में उन्होंने ये कहा कि हम गुज़िश्ता इंतखाबात में जो हम पीपल्स वहाँ पर कराची में MQM को नशिस्तें नहीं मिली और ताकतवर लोगों ने उनको अपनी मर्ज़ी से ठप्पे नहीं लगाने दिए जैसे वो ठप्पे लगाते थे, उनका बदला असल में पीपल्स पार्टी को सामने रख के उन साबका इंतखाबात का गुस्सा जो है वो MQM निकाल रही है उन लोगों पर। सही, ये सिर्फ रखा हुआ सामने पीपल्स पार्टी को है कि पीपल्स पार्टी ने ये बयान दे दिया, पीपल्स पार्टी ने ये कह दिया, पीपल्स पार्टी ने मतलब बल्दियाती इंतखाबात में भी वो यही रंग देख रहे हैं, तो इस वजह से पहले वो मैदान बिल्कुल वो यही रंग देख रहे हैं और वो बल्दियाती इंतखाबात को माहौल बनाने के लिए और वो जो है कौम परस्ती का माहौल बनाने के लिए, और पिछले जो इंतखाबात में उनको शिकस्त हुई और PTI ने सीटें जीती, कराची उनके हाथ से निकला, वो तो नहीं निकलने देते थे। वो तो जनाब भाई जिसको कहता था वो 1-1 लाख वोट ले लेते थे, और वो जैसे सईद गनी ने आज कहा कि लोग फौत हो चुके होते थे लेकिन उनके वोट भी पोल हो जाते थे। सही, तो वो उनको असल में गुस्सा वो है, वो उस गुस्से की जो अब उनके पास वक्त आया, उनको एक मौका मिला है, पीपल्स पार्टी को सामने रखा हुआ है और ये बातें कर रहे हैं। और आप देखिएगा कि ये जो बल्दियाती इंतखाबात होंगे, इन बल्दियाती इंतखाबात में भी MQM को कोई ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलने वाली, कोई ज़्यादा सीटें नहीं मिलने वाली। उसकी वजह यह है कि कराची के जो अवाम हैं वो जान गए हैं। मैं अर्ज़ करूं कि कराची में जो नौजवान बच्चे थे जो हमारे अहद के लोग थे, वो उस वक्त कराची CSS में टॉप करता था। कराची के लड़के बड़े पढ़ाकू होते थे, वो CSS के में टॉप करने वाले थे, वो ब्यूरोक्रेट्स बनते थे। कराची अदब के हवाले से बहुत आगे था, मतलब शकील आदिलज़ादा, जॉन एलिया, जायदा हिना, रईस अमरोई, नाम लेना बड़े नाम तो बड़े नाम जनाब रात तक जो है वो ख़त्म हो जाएगा, प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, नाम ख़त्म नहीं होंगे। हम तो इनकी वजह से मईशत का मामला, हम इनकी वजह से कराची को जानते थे। और अब कराची में क्या हो गया जी, कोई लंगड़ा आ गया है, कोई फलाना आ गया है, कोई टीटी वाला आ गया है।
तो ये कराची को जिस हवाले से जिस तरह किया गया ख़राब, लाशें गिराई गई, बोरी बंद लाशें गिराई गई। जनरल नसीरुल्लाह बाबर को ये धमकियाँ दिया करते थे कि जनाब तुम्हारी जो है वो लाश किसी बोरी में मिलेगी। तो जनरल बाबर क्योंकि बड़ा दबंग आदमी था, वो कहता था कि मेरे साइज की तो अभी बोरी नहीं बनी। वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को उन इलाकों में ले गया थे जहाँ पर उन्होंने ऑपरेशन किए थे। जनरल बाबर साहब बहुत दबंग आदमी थे। ठीक है, तो अब ज़ाहिर है उस जानिब जाएगा तो फिर सियासत का कारोबार चलेगा। MKM को अब अपनी सियासत जो है वो जाती हुई नज़र आ रही है। अब वो जो कौम परस्ती थी और वो जिस तरह वो लोगों को जमा कर लेते थे और जिस तरह लोगों का मतलब वो अपने गिर्द जमा कर लेना, लेकिन वहाँ इन्होंने क्या किया है, मुस्तफ़ा कमाल भी रहे हैं ना मेयर, अपना नाज़म रहे हैं मुशर्रफ के ज़माने में, उससे पहले भी ये हुकूमतों में इन्होंने क्या किया कराची के लिए। ठीक है, चलो अगर पीपल्स पार्टी ने नहीं किया तो इन्होंने क्या किया है। बजाय अवाम की कोई खिदमत की बात करने की, अवाम के कोई मसले मसाइल हल करने की, सड़कों पे आप निकले हुए हैं और आप कौम परस्ती की बातें कर रहे हैं, लासानी फसादात फैलाने की बातें कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा, MKM ऐसा नहीं कर सकेगी। किसी कानून के तहत हो अगर इंतखाब होना है और अवाम आपके साथ हैं तो फिर आपको कोई शिकायत नहीं दे सकता। आवाम नहीं है तो फिर जाहिर है फिर उसके बाद 100 बहाने ये अवाम को जमा करने के लिए अपने इर्द गिर्द ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा इसके साथ साथ ज़ियादती साहब ये तो सिंध की सूरत हाल है, बलूचिस्तान पे हमने पहले भी बात की, 30 रोज़ से वहाँ पे धरना जारी है, मुतालबात हैं, कुछ पहले तो तवज्जो नहीं दी गई, बलूचिस्तान हुकूमत ने भी उसको बड़ा लाइट लिया। अब वहाँ पे मुजाहिरों में इजाफा हो रहा है, रैलियाँ निकाली जा रही हैं और उनके मुतालबात वही हैं जो कि हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी डिस्कस किए हैं। क्या वजह है? बहुत मुश्किल मुतालबात हैं जिनका हल करना मौजूदा हुकूमत के बस में नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा ऐसे मराइल हैं, इस तरह की डिमांड्स वहाँ से की जा रही हैं, या कोई और चक्कर है? देखिए मैं आपको अर्ज़ करूँ, ऐसी बात नहीं होती कि हुकूमत कोई मुतालबा जो है वो को पूरा ना कर सके। रियासत के पास बहुत ताकत होती है। असल में सूरत हाल ये होती है कि जब इब्तदा में कोई मुजाहरा शुरू होता है, लोग उसमें आते हैं, लोग एहतजाज करते हैं, वो अपना कोई मुतालबा रखते हैं, तो हुकूमत उस तरफ तवज्जो नहीं देती। ये 3 साल दौर में मैंने देखा है कि लोग, फिर उसका गुस्सा जो है लोग निकलते हैं, लोग बात करते हैं, वो फिर उनका जो गुस्सा बढ़ता रहता है, हुकूमत उनकी तरफ तवज्जो नहीं देती, फिर लोग जमा होते रहें। जब लोग जमा हो जाते हैं उनका गुस्सा उसी तरह तेज़ हो जाता है, फिर वो गुस्सा जो है किसी रद्द-ए-अमल में सामने आ जाता है। जैसे अब आपने देखा कि वहाँ मतलब अब सूरत हाल ये हो गई है कि एक किस्म की हुकूमत वहाँ जाती है, कोई बात ही नहीं सुनता वो हुकूमत की, किसी की उनको किसी पे एतबार ही नहीं रहा। सही। तो ये जब तक उनके मुतालबात अगर शुरू में ही हुकूमत मान लेती और हुकूमत शुरू में ही उनको साथ ले लेती, उनके साथ बैठ के बातचीत कर लेती, कुछ बलूचिस्तान हुकूमत बात करती, कुछ वफाक की हुकूमत बात करती, तो मामला आगे चल सकते। ये अब इन्होंने एक कमेटी बना दी है जिसमें असद उमर साहब हैं और उसके बाद ज़ुबैदा जलाल साहब हैं। ज़ुबैदा जलाल साहब की बलूचिस्तान की पॉलिटिक्स में क्या हैसियत है? चले इस पे ज़रा आज की मेरे ख्याल में ज़रा डिटेल्स भी ले लेते हैं। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं ब्यूरो चीफ क्वेटा अब्दुल गनी काकड़ साहब। बहुत शुक्रिया अब्दुल गनी काकड़ साहब वक्त देने का। ज़रा फरमाइएगा कि आज क्या सूरत हाल रही गवादर के हवाले से, और क्या अभी तक हालात जूं के त्यों हैं या कुछ हुकूमती सतह पर पेशरफ्त हुई है? देखिए इस वक्त भी धरने की जो सूरत हाल है वो बिल्कुल ऐसी है जिस तरह पहले थी। अगरचे हुकूमती सतह पर आज भी कोशिशों का जो सिलसिला था वो तो जारी रहा और रब्ता भी किया गया धरना जो कायदीन हैं उनसे, लेकिन इन तमाम कोशिशों की आज भी कोई खास पेशरफ्त जो थी वो सामने नहीं आ सकी। और वज़ीर आला भी आज पहुंचे अपने वक्त के हमरा, वो गवादर में दस्तूर वहाँ पे रहे दिन भर और उन्होंने वहाँ पे मुख्तलिफ जो अमूर थे उनका जायजा लिया और खासकर उनको ये ब्रीफिंग दी गई कि गुज़श्ता 27 दिनों के दौरान हुकूमती सतह पर यहाँ पे ऐसे कौन से इक़दाम किए गए हैं जिनके तनाजुर में ये जो धरना है इसको ख़त्म किया जा सकता है, या जो मुजाहिरीन हैं उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर किए जा सकते हैं। लेकिन जो धरना मुजाहिरीन थे वो अपने उन्हीं मुतालबात पर बदस्तूर कायम हैं जो इससे पहले उनकी जानिब से पेश किए गए हैं। और उनका ये मौक़िफ़ है कि हुकूमत किसी बाख्तियार ज़ाविये से अगर उनसे रब्ता करती है और उसको अगर वो समझते हैं कि वो वाकई उसे हल कर सकते हैं तो तब जाके आगे वो बात बन सकती है। लेकिन इस वक्त तो सिर्फ बयानात की हद तक बातें हो रही हैं और ये ऐलानात कई दिनों से किए जा रहे हैं कि उनके मुतालबात मंजूर किए गए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि
मकरान डिवीजन, जो कि एक कसीर आबादी पर मुश्तमिल डिवीजन है बलूचिस्तान का, लाखों की आबादी में यहाँ पे लोगों के जो देरीना मसाइल हैं उनके हल के लिए हमें तो कहीं भी किसी भी इलाके में कोई ऐसा कदम उठता हुआ दिखाई नहीं दिया है जिससे ये दिखाई दे कि हुकूमत ने वाकई संजीदगी से अमली तौर पर जो बात है उनको एड्रेस किया है। तो जिस तरह से जज साहब ने अपने कुछ देर पहले गुफ्तगू के दौरान अहाता किया इस सूरत हाल का, मेरे ख्याल में ये यकीनन गैर संजीदगी का एक पहलू है जो हुकूमत की जानिब से मुसलसल सामने आ रहा है। अगर बलूचिस्तान के इस पसमानदा और इस अहम तरीन और स्ट्रेटेजिकली अहम तरीन इलाके को हुकूमत संजीदगी से या के मामला को लेती पहले, तो मेरे ख्याल में सूरत हाल आज इतनी गंभीर शक्ल इख्तियार नहीं कर पाती जिस तरह आज सूरत हाल में नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया अब्दुल गनी काकड़ साहब, आपने कीमती वक्त दिया और हमें तफसीलात से आगाह किया। जातरीन साहब, आपके ज़ाहिर है गवादर की हम बार बार ये जिक्र भी कर रहे हैं, ये हमारी मईशत के लिए, हमारे पाक चाइना ताल्लुकात और फिर सी पैक रूट की जब हम बात करते हैं तो ज़ाहिर है गवादर हमारे लिए बहुत अहम है और हम सब के मफादात उससे जुड़े हैं, इस मुल्क का मफाद उससे जुड़ा है, तो वहाँ पे सूरत हाल को कंट्रोल करना तो मेरे ख्याल में प्रायोरिटी होना चाहिए था। देखें, ये आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर हुकूमत ने उस तरफ तवज्जो नहीं दी। ये गवादर जो है, ये जैसे धरना अब वो ज़्यादा तूल पकड़ता गया, ज़्यादा दिनों का इजाफा होता गया, फिर उसमें वो कुव्वतें शामिल हो जाती हैं जिनके वहाँ इंटरेस्ट हैं। गवादर आपको पता है कि बहुत सारे लोगों की आंख में जो है वो कांटा है, वो दुखता है, चुभता है उनकी आंख में, तो वो कुव्वतें जब इंटर हो जाती हैं तो फिर मुजाहिरीन को हौसला हो जाता है। ठीक है जी, वो मुजाहिरीन फिर जो है आगे बढ़ते रहते हैं। ये इब्तदाई तौर पर ही जैसे हुआ था, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मतलब वहाँ चले जाते, कोयटा गवर्नर हाउस इनको बुलाते, ये गवादर चले जाते, गवादर इनके जो नुमाइंदे हैं जो बैठे हुए हैं उनसे बातचीत करते, तो कोई मसले का हल निकल आना था। अब जो इन्होंने कमेटी बनाई है, उस कमेटी पर मैं ब्रेक से पहले, ये गनी काकड़ साहब से बात करने से पहले मैं बात कर रहा था, उस कमेटी में जो असद उमर साहब हैं उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से नहीं है। जुबैदा जलाल साहब को बनाया गया। जुबैदा जलाल साहब की बात कौन सुनता है बलूचिस्तान में? आप सादक संजरानी साहब को भेजें, कुछ और बलूचिस्तान के जो हैवी वेट लोग बैठे हुए हैं जिन पर उनको एतमाद हो, उनको जिनको एतमाद हो, जो उनकी बात समझते हो और वो उनकी बात समझते हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये मसाइल और बढ़ जाएंगे। आप देखिएगा आने वाले दिनों में मसाइल बढ़ सकते हैं। इसलिए हुकूमत को प्रायोरिटी पर ये गवादर में जो मुजाहिरीन हैं इनके मामलात को हल कर लेना चाहिए। ज़ाहिर है ये हुकूमत के लिए, इस मुल्क के लिए, फ्यूचर के लिए, मुस्तकबिल के लिए बहुत अहम है। एतजाज़ नकीर से जातरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।